सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है और विनम्र आईसीएससी स्टूडेंट है। तो आईसीएससी का सिलेबस करने के बाद फिर सीबीएसई का सिलेबस करना, फिर जाके 800 अपॉन 800 लेके आना, नाउ दैट्स अ टास्क। इसलिए वी हैव विनम मल्होत्रा टू टेल यू गाइस अबाउट सीयूईटी प्रिपरेशंस एंड हिज ओवरऑल प्रैक्टिकल अप्रोच एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। हमने उनसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको पूरा खींचा है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ डिटेल्ड में क्या हुआ। सो दिस पॉडकास्ट गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर दोस पीपल विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एग्जाम एंड हियर इज विरम मल्होत्रा फॉर यू पीपल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जस्ट a request, you can subscribe to our YouTube channel if you want to, because we'll be posting a lot of content about university admissions, Delhi University life and CUT preparation. So thank you so much people for watching this, and here's the video for you. Congratulations on scoring 800 on 800. That's a lovely थैंक यू score सर। actually to get. बट एक चीज मैं थैंक देख रहा हूँ कि रिसेंटली 22,000 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं। तो वो परसेंटाइल और ये आपने जो स्कोर किया है वो तो 100% ही हो गया, ठीक है। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ परसेंटाइलर्स होना और फिर एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, उनमें डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में? एक्चुअली जो 22,000 बच्चों के 100% है वो अलग अलग एक एक सब्जेक्ट, जैसे मेरे 4 सब्जेक्ट में 100% है, तो ओके, आई एम काउंटेड इन दैट लिस्ट 4 टाइम्स। ऑल राइट, ओके ओके ऑलराइट, ओके या जैसे ओके। अलग अलग साइंस के अलग सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के अलग हैं, ह्यूमैनिटीज अलग है, तो सब हाँ में हाँ, एक एक सब्जेक्ट में जिनके 100% है वो काउंटेड। ओके। या और 800 आउट ऑफ 800 इंडिया में आई थिंक ओनली 180 स्टूडेंट्स के हैं, उनमें से 120 गर्ल्स हैं। तो दैट्स नाइस एंड आप या उनमें से एक हो ऑब्वियसली। या या सो उसके बाद लाइक ऑब्वियसली कुछ लोगों को पता होता है कि भाई चलो मैंने बढ़िया प्रिपेयर करके गया था, मेरा इतना आने वाला है। तो लाइक आपने ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करी थी या फिर लाइक वर यू कॉन्फिडेंस की ओके इतना तो आएगा ही आएगा? नहीं, कॉन्फिडेंस इतना तो नहीं था कि फुल आ जाएंगे, हाँ, लेकिन प्रेप मैंने लास्ट 3 मंथ्स में जितनी जो 3 सब्जेक्ट फोकस किया उन पे फुल आए। तो आई वुड से हाँ, कंसिस्टेंसी रखो और जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उन पे फोकस करो, फुल आने एक गोल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाते हैं मार्क्स अगर आपके थोड़े भी कट गए। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या चीज होती है अगर हम स्टूडेंट्स को समझाएं तो? नॉर्मलाइजेशन जैसे अलग अलग शिफ्ट्स पे अलग अलग डे पेपर होते हैं, एनटीए कंडक्ट करता है, तो उनको इक्वल करने के लिए एनटीए नॉर्मलाइजेशन करता है। जैसे एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा के फुल आ गए तो वो बाकियों के भी कम कर देगा, ताकि दूसरी शिफ्ट के बराबर इक्विलिब्रियम रहे थोड़ा। तो एनटीए डिवाइड्स एंड फॉर्मूला, तो इस साल कैंडिडेट्स डबल हुए तो नॉर्मलाइजेशन भी डबल हुआ, तो और लोगों के जिनके मतलब थोड़े भी कम थे उनके डबल कम और हुए नॉर्मलाइजेशन, अगर उनकी शिफ्ट इजी थी। ओके, सो या नॉर्मलाइजेशन होता है कि टाइमिंग्स क्या थी, कितने बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ताकि या पैरिटी या इक्विलिब्रियम बना रहे या स्टूडेंट्स पैरिटी, प्रीवियस ईयर्स के पैरिटी इज द मुकाबले। गोल। नहीं अच्छा। नहीं, इसी ईयर के इक्वल, इसी इक्वल मतलब अलग अलग डे, बहुत एक मंथ में स्ट्रेच हुआ ना एसीवीटी, हाँ हाँ तो हाँ अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों के एग्जाम हुए, अलग अलग हाँ पेपर थे, तो उसमें पैरिटी रहे, मतलब जिसका इजी आया है तो उसके हाँ कम हो हाँ। जाए, जिसका टफ आया है उसके बढ़ जाए। अच्छा अच्छा। तो या अभी जो आपको फाइनल स्कोर मिलता है वो नॉर्मलाइज स्कोर होता है या फिर फाइनल स्कोर हो, जी, मतलब जो ये नहीं, नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज स्कोर स्कोर होता होता है? है, या ओके, नॉर्मलाइज स्कोर होता है। ऑलराइट ऑलराइट। तो अगर या बच्चे को वैसे कोई अंदाजा लगाना, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी के 650 आए हैं, तो क्या जी, असलियत में उसके शायद 700 आ रहे हो, बट उसको एनटीए ने कम करके 650 कर दिया? या ये हो सकता है। 650 का 600 भी हो सकता है, 650 का 700 भी हो सकता है, वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंडेंट है कि आपकी शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे थे। ओके, कैसे बच्चे बैठे थे, पेपर इजी था कि नहीं था, या और या या कितने बजे की शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट थी? या तो यार ये तो फिर एक कंप्लीटली लाइक इनजस्टिस हो लक जाएगा उसके डिपेंडेंट, लिए। हाँ हाँ, लक डिपेंडेंट है, काफी लक फोकस है ये पेपर। तो जिस बच्चे ने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, जिसका क्वेश्चन सही है, उसके कम मार्क्स होंगे, तो ये तो तरीका समझ नहीं आया, मतलब ये तो थोड़ा इनजस्टिस नहीं टाइप का लगता है। नहीं, पैरिटी है ना, जैसे जिसका बहुत इजी पेपर आया उसके 200 आ गए, और जिसका हाँ हाँ टफ आया उसके कम हो गए, तो ये भी तो डिस्पैरिटी है। हाँ हाँ। तो जिसके कम आए वो बढ़ेंगे, जिसके ज्यादा है वो कम होंगे। तो ये डिसाइड करना कि कोई पेपर इजी था या डिफिकल्ट था, तो ये अथॉरिटी किसी के पास होना, तो वो तो आई डोंट थिंक सो, इट्स इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। बट हाँ एग्जाम का तो कारण ये है कि भाई पेपर किसी को नहीं पता क्या आने वाला है। अगर पेपर जी टफ है जी तो उस रूम में जितने बंदे बैठे हैं सबके लिए टफ है। तो आई थिंक ये जी। एक नॉर्मलाइजेशन थोड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें हाँ, नहीं समझ में वियर्ड तो आता। है, लेकिन अगर इसमें ये है ना, जैसे इजी पेपर आ गया, जैसे बिजनेस स्टडीज का थोड़ा इजी पेपर आता है, तो एक शिफ्ट ओके। में बहुत इजी पेपर आ गया, उसमें बहुत बच्चों के फुल आ गए, तो कट ऑफ 800 ही चली जाएगी अगर हाँ। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ओके ओके। तो अभी जैसे आपने बताया आपने 3 महीने में प्रिपेयर किया, बट मैं उससे पहले या जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे कि बच्चे बोलते हैं जिन्होंने टॉप किया होता है कि नहीं बहुत आसान होता है, सिर्फ 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया। बड़े से बड़े कोर्सेज भी, फॉर एग्जाम्पल कैट भी हो गया, कुछ भी हो गया, वो कहते हैं कि 4 महीने में क्रैक कर लिया, 6 महीने में कर लिया, कोई भी कितना ही बताता है। बट एक्चुअल में क्या, उसके पीछे ना थोड़ी बैकिंग भी होती है उनकी इंडिविजुअल नॉलेज की। फॉर एग्जाम्पल आपने फोकस स्टडी शायद 3 महीने पहले करी, बट ऐसा नहीं था कि उससे पहले आप बिल्कुल ही जीरो थे। आपके पास कुछ बैकग्राउंड पुश जरूर होता है कि आपके सब्जेक्ट्स का या फिर मैथमेटिक्स या किसी भी चीज का। तो मेरे को एक पूरा अगर ओवरऑल पिक्चर आप
रियलिटी चेक में बताया कि हाँ, मैं पढ़ाई में यहाँ पे पहले से अच्छा था, उसके बाद मैंने 3 महीने अच्छे से फोकस किया, उसके बाद आया, या फिर कुछ ऐसी चीजें। क्योंकि मेरे साथ एक बार मैंने किसी एक स्टूडेंट का पूछा था, उनकी ऑल इंडिया रैंक बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि बस उन्होंने 1 हफ्ते में कर लिया था। तो दैट केम एज अ शॉक, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 हफ्ते में ही ऑल इंडिया रैंक कर लो, कुछ जी। ना कुछ तो बैकिंग आपकी होनी चाहिए। तो एक बार आप अगर मुझे गो थ्रू करेंगे कि जब आपका 12th में ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद आपने क्या प्रिपरेशन करी, आप कहाँ से नॉलेज लेते थे, या फिर कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे, कैसे कैसे न्यूज पोर्टल्स को प्रेफर करते थे कि कहाँ से आपको अपडेट मिले? सो प्लीज। बैक एंड तो देखिए हम लोग का एकदम जीरो है, क्योंकि हम लोग आईएससी से हैं और कोर्स पूरा सीबीएसई बेस्ड जाता है, मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जाता है और हमको पूरा आईएससी का अलग पढ़ाते हैं। तो बैक एंड तो हमारा पूरा जीरो हो जाता है सीयूटी के टाइम पे। हमको जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, एनटीए एनसीईआरटी में लाता है इंडियन हिस्ट्री। तो हमारा आईएससी का पूरा खत्म है, हमको पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आईएससी वालों के लिए स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप तो भाई सब्जेक्ट चूज कर लो, आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन था, मैंने एनसीईआरटी पे पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करा, मैंने हिस्ट्री पे नहीं करा। और साइकोलॉजी में मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था, तो मैं पे स्ट्रॉन्ग जोन पे फोकस करा, क्योंकि सीबीएसई में पूरा कोर्स डिफरेंट है आईएससी से। और कॉम्पीट सभी कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड का हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो कोई बोर्ड हो, कॉम्पीट सभी एनसीईआरटी पे कर रहे हैं। तो आई वुड से कि एग्जाम से पहले आप थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस करते रहो। एनसीईआरटी को आप थोड़ा मतलब अपने वीकेंड्स पे या फिर रात को 1-2 घंटे आप टच में रहो एनसीईआरटी के, क्योंकि पूरे साल एकदम से आप पूरे साल नहीं, आप मतलब जब आप एग्जाम से 3-4 महीने पहले थोड़ा टच में रहो आप उसके, अच्छा। क्योंकि आपको पूरी तरह से तो आपको बोर्ड के बाद ही पढ़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड में उससे कुछ भी नहीं आएगा। आईएससी के लिए तो बोर्ड में नहीं आएगा, सीबीएसई के लिए आप टच में रहोगे पूरे साल, क्योंकि आपके बोर्ड में भी एनसीईआरटी आती है। आईएससी के लिए आपको बोर्ड के बाद 2 महीने मिलते हैं, उसी में आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं कि आप इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 चूज कर लो और उसी पे फोकस करो 2-3 में। ट्रू। या मैंने भी यही करा था, मैंने एनसीईआरटी पे पॉलिटिकल साइंस 3-4 बार पढ़ ली, वही वही मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, लाइक कैसे पढ़ते थे? बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोग, जो लोग हैं, उनको ना बार बार पढ़ने की एक बार वो होती है, लाइक एक स्पेस्ड रेपिटेशन प्रोसेस चाहिए होता है कि भाई एक बार बुक पढ़ ली, फिर दोबारा ऐसा लगेगा बिल्कुल ही नहीं पढ़ी तो दोबारा पढ़ी। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, वो जैसे आपने बताया 3 महीने का जो गैप मिलता है, या फिर जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आप ले रहे हो, तो उसमें वीकेंड्स या फिर जो भी अगर बंदा स्ट्रैटेजी ले, तो अगर एक नॉर्मलाइज हम लोग किसी को बताए कि हाँ मैंने ऐसे किया था, अगर आपका कुछ इशू हो सकता है तो आप ये प्रेफर कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी वैसे? मैंने तो यही डिसाइड करा था, जैसे मेरे लिए एनसीईआरटी न्यू थी, तो मैंने मिनिमम ग्रुप बना रखा था कि मैं एक वीक में मिनिमम 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ ही लूं, क्योंकि मेरे लिए न्यू था। तो मैंने थोड़े नोट्स भी बनाने थे, मेरे को 1 बाय 1 लाइन पढ़ी थी। देखिए एनटी का तो ये है, वो एनसीईआरटी से लाइन उठा के दे देते हैं आपको क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन एकदम रटनी ही पड़ती है, जो कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपको रटनी ही पड़ेगी। आप 4-5 बार रीड करो तभी आप रट पाओ। और इकोनॉमिक्स और जैसे मतलब जो थोड़े वो प्रैक्टिकल पेपर हैं, उसमें तो आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फॉर्मूले आपके थोड़े वो रहेंगे ना आपके, मतलब टच में रहोगे तो आपको हेल्प रहेगा। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। मैंने मिनिमम एक सब्जेक्ट के 40-50 मार्क्स दिए थे एग्जाम से पहले। एक सब्जेक्ट? जी जी। यहीं पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा डिटेल में अगर आप बता सकते हो कि मैं, अगर मैं आपका जूनियर हूँ, ठीक है, जी मैं आज आपसे आके पूछता हूँ भैया मेरा 3 महीने बाद है सीयूईटी, ठीक है, आपका जी कोर्स कौन जी। सा सिलेक्शन था? कोर्स मैं ह्यूमैनिटीज का हूँ और मेरे को बीए बीए करना है स्टीफन से। ऑलराइट, ओके। तो लेट्स से कि मैं भी ह्यूमैनिटीज से ही हूँ और मैं भी आपके सेम जी लाइन पे ही जाना चाहता हूँ, और मोर और लेस सभी स्ट्रीम्स का सीयूईटी और एनटीए वाला चीजें सेम ही होती है, आपको प्रिपेयर जी बस जी चीजें अलग करनी पड़ती है। तो मैं आपके पास जी आता हूँ, भैया मैं ये रहा, आपने 800/800 कर रखा है, मैं खुद कुछ नहीं करने वाला, आप मेरे को बस कमांड दो कि ये चीजें होती हैं, कि ये जी तेरे को करना है, ये तब करना है, इन चीजों पे स्पेशल ध्यान रखना है, या फिर वट एवर द स्ट्रैटेजी इज। बिकॉज बहुत बार जैसे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है पढ़ने की और कुछ को नहीं हो पाती। हमारा एजेंडा ऐसा रहेगा कि हम उस सवाल से ज्यादातर बच्चों के डाउट्स ही क्लियर कर दें, एज इन कि हम जी लोग अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से बताएंगे तो इन डेप्थ एक पर्टिकुलर चीज की नॉलेज भी चली जाए तो बेटर रहेगा। तो मैंने आपसे पूछ लिया भैया मेरे को हर चीज बताओ। जी। तो स्टार्टिंग में मैं कहूंगा, जैसे आपके बोर्ड खत्म हो रहे हैं, आप एंजॉयमेंट पे मत जाओ कि अभी बोर्ड खत्म हो गया, मेरे को एंजॉय करना है। एंजॉय करने का टाइम आपको नहीं मिल पाएगा एकदम, कि 2 महीने बाद सीधे ही सीयूटी पड़ जाता है, 2-2.5 महीने बाद। तो बोर्ड के नेक्स्ट डे से ही आप लग जाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको 3-4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, एनसीईआरटी खरीद लो पहले से ही। और आई वुड से अगर 1.5 महीना मिल रहा है तो पूरी एनसीईआरटी खत्म करो। मिनिमम आप मॉक सीरीज के लिए 1 से हाफ महीना रखो। मॉक सीरीज में काफी टाइम लगता है, 1 घंटे का एक मॉक होता ही है। तो मॉक्स पहले तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, थ्योरी बहुत होती है, 2 से 3 बुक होती है एक सब्जेक्ट की, तो आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक हफ्ते में एक बुक खत्म कर दो। 11th और 12th दोनों? नहीं नहीं, 12 सिर्फ 12। ओके, 12th। 12 का याद है, 12 का याद है। तो ओके। पॉलिटिकल साइंस में ऐसे 2 बुक है, तो आप 2 हफ्तों में पूरी बुक खत्म कर लो। उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, तो 1 महीने में आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट पूरे तैयार हो जाएंगे। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं सुबह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ता था और मैं रात को थ्योरी पढ़ता था। रात को मैं बैठ के थ्योरी पढ़ने लगता था और मैं 2-3 बार 2-3 सब्जेक्ट चैप्टर ऐसे ही कर लेता था बैठे बैठे।
ओके ऐसे ही आप रीड करो एनसीईआरटी, बगल में बॉक्सेस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके नोट्स बनाओ। और मेरा तो स्ट्रैटेजी था कि 2 बार एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उसका मॉक मैं तुरंत दे देता था। चैप्टर वाइज़ भी मॉक होते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज़ मॉक्स होते हैं। तो चैप्टर वाइज़ मॉक्स आप स्टार्टिंग से देने की प्रैक्टिस करो, तो आपकी थोड़ी क्लैरिटी बनेगी उस चैप्टर में। और सब्जेक्ट वाइज़ मॉक्स तो लास्ट के लिए आधे महीने के लिए रखो आप, पूरे आपको सब्जेक्ट मॉक्स डेली देने। डेली। या ओके या सर, थोड़ा और और मैं डिटेल और बताओ। और और डिटेल तो यही है कि जैसे ह्यूमैनिटीज़ में तो थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको रटना ही पड़ेगा और कोई स्कोप नहीं है। लाइन बाय अगर लाइन मैं सारी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दिन का रूटीन क्या था, मेरा दिन का रूटीन जी, आप क्या सेट करवाना चाहोगे? जी। मेरा तो दिन का बहुत ही अनियमित था, मैं मेनली रात को ही पढ़ पाता हूँ, मेरे को दिन को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है। जब छुट्टी हो गई थी, मैं दिन में सोता था, 5-6 घंटे नींद करता था और मैं रात में 11 से सुबह 6 पढ़ता था स्ट्रेच पे। वो होता था मेरा रूटीन। ओके या और मैं शाम को 6 से 9 तक खाने से पहले 3 घंटे सिर्फ मॉक्स देता था। ओके। तो मेरा यूजुअली 8 टू क्या 8 टाइमलाइन होती थी? 8 टू 10 आवर्स पढ़ता था, 3 घंटे मॉक और 7 घंटे सिर्फ थ्योरी। ओके। या लाइक अगर हम ऐसे डिवाइड करें टाइम को कि कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो? 11 टू 7 स्ट्रेच में अगर मैं पढ़ता था, तो मैं सोता था सुबह, मतलब ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, उसके बाद मैं सो जाता था 9-10 बजे। शाम को 4-5 बजे उठता था, फिर मैं मॉक देता था, 6 से 9, फिर डिनर करा, फिर 11 बजे फिर पढ़ना स्टार्ट। ओके, तो वो टाइमलाइन उल्टी कर रखी थी। हाँ, नाइट आउल हाँ। बन गए थे, नाइट आउल। जी, जी, जी। तो ऐसा आपने क्यों चूज किया भैया? हाँ, मेरे को तो स्टार्टिंग से ही आदत है कि मेरे को रात को ज़्यादा अच्छा। पढ़ने में दिमाग लगता है। दिन में थोड़े डिस्ट्रैक्शन रहते हैं कि दोस्त बुला रहे हैं, खेल लो, बोर्ड ओवर हो गए। उस टाइम सो ही रहे हो तो आपको बुलाएगा कौन? ना आप कॉल अटेंड कर रहे हो, ना आप खेलने जा रहे हो। तो रात को तो आप फ़ोकस रहते हो, रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। ना फ़ोन पे, ना खेलने के लिए, ना फैमिली। तो इसलिए मैंने नाइट चूज़ करी। अच्छा, तो जैसी हमारी अभी बात हो रही थी कि मैं एक आपका जूनियर हूँ, तो अब मैं आपसे पूछता जी। हूँ, हिस्ट्री जैसे आपने बता दी, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? अगर मेरे को बीए के लिए जाना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? और अगर आपको साइंस के बारे में भी पता है, कॉमर्स के बारे में भी अगर थोड़ा आइडिया, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं? कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए सीयूटी के लिए मैंडेटरी है, कौन से ऑप्शनल हैं? अगर मेरे को अच्छी एडमिशन चाहिए तो मैं अगर कोई चाहता है कि भाई अगर 4 से सिर्फ 3 पे ही फोकस करूँ तब भी अगर एडमिशन हो जाता है, तो कोई ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? मेनली देखिए, साइंस के लिए तो सिर्फ साइंस वाले एलिजिबल हैं। कॉमर्स और बीए के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स दोनों के एलिजिबल। और ओके। बीए के लिए आपको चाहिए तो आपको सिर्फ इंग्लिश प्लस बेस 3 चाहिए। बेस 3 आपके 12th में जो सब्जेक्ट दिए होंगे उसी में से होगा, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में। जो ओके, आपने 12th में सब्जेक्ट दिए हैं, आप उसी के लिए अपीयर कर सकते हो सीबीटी, टीयू के लिए स्पेशली। या मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो 12th में आपके सब्जेक्ट हैं, आप सिर्फ वही दे सकते हो। अगर आप साइंस के हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देना पड़ेगा बीए करने के लिए। अच्छा, ओके। सो भले जी। ही आप स्ट्रीम चेंज कर लो बट आपको या एग्जाम्स वही देने सब्जेक्ट। पड़ेंगे जो आपके जी, सब्जेक्ट है। जी। ये तो जी, काफी जी। अच्छी चीज हुई है। या आप अगर आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो डीयू आपको ऑलरेडी वो सब्जेक्ट कैंसल कर देगा। जो आपके 12th में मार्कशीट में सब्जेक्ट है, आप सिर्फ वही दे सकते हो। ओके, तो मैं या पीसीबी करके भी, पीसीएम करके भी मैं कॉमर्स की स्ट्रीम ले सकता हूँ, बट मेरे को एंट्री के आप लिए कॉमर्स, सीयूईटी आर्ट्स, में, या सीयू या एंट्री के लिए मेरे को देना पीसीएम ही देना पड़ेगा। जी, 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 जी। ओके ओके। तो और साइंस के लिए कि साइंस में आर्ट्स, कॉमर्स वाले नहीं कर सकते। साइंस के लिए पीसीएम कंपल्सरी है। ओके, तो साइंस के लिए जी। ब्लॉक्ड है, बाकी सबके लिए सबको वही हाँ। पढ़ना पड़ेगा जो 12th में था। जी, 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 जी। ओके, तो स्पेसिफिकली एक बार आईएएस आईसीएस का ना मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है? हाँ, इवन दो आई एम अ सीबीएसई चाइल्ड बट स्टिल मेरे हाँ, पास 2 महीने का आईसीएससी एक्सपीरियंस था। हाँ, तो मेरे को ना लोगों ने दिमाग भर भर के ना मेरे को घबरा दिया, डरा दिया था, तो मैंने सीबीएसई पे वापस स्विच कर लिया था। तो हाँ, सीबीएसई और आईसीएससी के लिए अगर जो भी बच्चे, सीबीएसई वाला तो पढ़ ही रहा है, ठीक है, हाँ। बट आईसीएससी वाले क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? आईएससी के लिए थोड़ा टफ बन जाता है क्योंकि हमने जो 1 साल, 2 साल 12th 11th में पढ़ा है, वो हम्म सीवीटी में टोटली आगे ज़ीरो हो जाता है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के लिए। कॉमर्स के हम्म लिए अकाउंट्स थोड़ा सेम रहेगा, इकोनॉमिक्स सेम रहेगा, बीएसटी थोड़ा एनसीईआरटी में चेंज होगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के लिए पूरा वो वर्ल्ड स्विच हो जाता है कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, इनकी इंडियन हिस्ट्री है। हम्म। वो सीन है। इंग्लिश में आपको एडवांटेज मिलता है एज़ एन आईएससी स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश बहुत जनरलाइज़ आती है, तो उसमें आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा इंग्लिश में। बाकी आपको एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज़ द बाइबल फॉर क्लियरिंग सीवीटी। ओके, तो मैंने जैसे आपने मुझे बताया कि सब्जेक्ट्स आपके ह्यूमैनिटीज के ले लेते हैं, पॉल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, या अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स है या फिर जो भी है। तो अब जैसे होता है ना कि ऑब्स्टिकल आते हैं चीजें समझने में, तो जी। उनको कैसे टैक्ल, जैसे आप अगर मैं पूछूं कि हाँ मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक्स देने हैं और पढ़ना है, तो पढ़ने के साथ नोट्स कैसे बनेंगे? कैसे कैसे रिपीटेटिव पढ़ना है कि बुक्स को दोबारा रीड करना है, नहीं करना है, क्या फिलोसफी रखनी है, क्या तरीके रखने हैं, ऑनलाइन कंटेंट कुछ रेफर करना है तो क्या है? थोड़ा इसके बारे में अगर डिटेल बता पाए तो। जैसे आईएससी वालों के लिए तो बहुत न्यू होता है एनसीईआरटी, तो आई वुड से कि आप पहले यूट्यूब पे जाके वन शॉट वीडियो एक चैप्टर की देख लो।
तो आपको चैप्टर का ब्रीफ पता चल जाता है कि चैप्टर किस बारे में है। मैं ऐसे करता था कि आधे घंटे की वीडियो मैंने 2x पे देख ली, ब्रीफ में तो 15 मिनट में मेरे को चैप्टर का ब्रीफ पता चल जाता था। फिर मैं पढ़ता था तो मेरे को एक्सपेक्टेड होता था कि आगे क्या मिलने वाला है, तो मैं उस हिसाब से अपने नोट बनाता था कि चैप्टर रीड करते करते 1 बाय 1 लाइन नोट्स बना लिए मैंने। तो वन शॉट बहुत काम आता है, यूट्यूब पे बहुत वन शॉट्स पड़े रहते हैं एनसीईआरटी के, तो आप वो देख लो। मेनली यूपीएससी वालों के लिए वन शॉट पड़े रहते हैं, वो आप देख लो, हाई लेवल के होते हैं तो आपको समझ आता है। और मेनली जैसे आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उसके लिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मेनली आप बैक क्वेश्चन लगाओ एनसीईआरटी के, मॉक सीरीज लगाओ, यूट्यूब पे भी जाके खूब सारे क्वेश्चन पड़े होते हैं, वो सॉल्व करो। इकोनॉमिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर है। उसमें आपको बुक रेफर करने से मतलब नहीं, उसमें तो आपकी प्रैक्टिस से मतलब है। अरे नहीं तो यार, इकोनॉमिक्स में तो शायद ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स और टॉपर तो मैं भी रहा हूँ वैसे। नहीं, इकोनॉमिक्स अभी इकोनॉमिक्स क्या का इस चल रहा साल है? अभी 12th में इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है? भाई माइक्रो मैक्रो इंडियन इंडियन तो आपकी रटने पे हो जाएगी, लेकिन माइक्रो हाँ। इकोनॉमिक्स हमने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है आईएससी में ज्यादा डीप में। हमारे अच्छा। में डिमांड सप्लाई ज्यादा था, एनसीईआरटी वो एनटी उसमें आता नहीं है सीवीटी में, तो थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा इस बार इलास्टिसिटी वगैरह में थोड़े घुमावदार न्यूमेरिकल आए थे सीवीटी में, उसके हाँ लिए हाँ आपको प्रैक्टिस चाहिए, वो बुक में हाँ। नहीं है। ओके। मतलब हाँ, हमारी बुक में वैसे न्यूमेरिकल नहीं थे कि इलास्टिसिटी में थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन दे दिए और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले थोड़े घुमा के दे दिए कि इसमें आंसर निकालिए। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। थ्योरी तो आपका हो जाएगा पढ़ के ही, संदीप गर्ग पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाए। आपको पता है संदीप गर्ग कौन से कॉलेज से थे? जाकिर हुसैन संदीप, अरे नहीं, ऐसा तो सर ओनली ऑथर जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं है ज्यादा, बट ये चीज तो पता थी वो एसआरसीसी के हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक बंदे का ना थोड़ी एक लाइफस्टाइल अचानक से शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? जी जी फॉर जी एग्जाम्पल कि उसने अपनी पूरी 12th अपनी हवाबाजी में निकाल ली कि भाई हाँ सीयूईटी देना है, 12th मार्क्स की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, सीयूईटी देंगे काम हो जाएगा। तो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 3 महीने पहले शिफ्ट आउट किया, वो आपके लिए वर्क कर गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए आई नीड टू स्टार्ट अर्ली फॉर समथिंग। तो एक जी इनिशियल अगर टाइमलाइन मैं मानूं कि जिसमें ज्यादा दिमाग पे प्रेशर भी ना पड़े, बट इंसान धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू कर दे अपनी प्रिपरेशन को, तो क्या एक टाइमलाइन रख सकता है कि यहाँ से शुरू करो तो 2-2 3-3 घंटा ऐसे ऐसे अपने बुक्स पढ़ो, कोई डाउट आए तो क्या तरीका रखें? सीबीएसई के लिए तो वही टाइमलाइन है कि आप अपने 12th पे सबसे ज्यादा फोकस करो। आपने 12th अगर अच्छा निकाल लिया तो आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ बहुत अच्छी है। आईएससी के लिए आई वुड से आप अपने 12th पे फोकस करो, लेकिन 12th को ही अपना बेंचमार्क मत बना लो, क्योंकि मैंने तो बहुत देखा है कि 99% लाके आईएससी में भी 600 लाते हैं सीबीटी के। कोर्स बहुत डिफरेंट है, तो आई वुड से 50-50 रखो। आप बोर्ड पे प्रेप, बोर्ड की प्रेप भी करो, लेकिन जैसे आपको बफर टाइम मिलता है, दिसंबर फरवरी के बफर टाइम है, उससे आपके स्कूल में भी ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, आपके बोर्ड 3 महीने बाद होने वाले हैं, तो उस टाइम एनसीईआरटी आप जितना निपटा सकते हो पहले से निपटा लो, तो आपको बाद में उतना वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। जैसे 2-3 महीने में आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है थोड़ा, तो जैसे आपने जितनी बोर्ड में प्रेप करी है उससे आपको डबल प्रेप करनी है 2-3 महीनों में, क्योंकि ओके। आपने पूरे साल पढ़ा है बोर्ड के लिए, और सीबीएसई का कोर्स आपको 2-3 महीने में निपटाना है, तो उसमें बहुत बॉडी पे टोल लगता है, आप बर्नआउट भी फील करोगे, लेकिन आपको थोड़ा गोल तो रखना है। नहीं तो हम पहले से भी शुरू कर सकते हैं ना, ये जैसे आईसीएससी का भी अपना पढ़ते रहो, पर उसको तो जी जैसे भाई चलो पता है कि स्कूल में जा रहे हैं, बट नॉर्मल जी आपको पता है कि आपका एजेंडा उससे बड़ा है, तो मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो तो आप शायद 12th की बिगनिंग से भी हल्का हल्का एक एक चैप्टर 2-2 हाँ, चैप्टर अपना एक बेसिक प्रिपरेशन हमेशा रखनी चाहिए, एक स्मार्ट मूव होगा। बेसिक प्रिपरेशन तो हाँ, स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप साइड बाय साइड अपनी आईसी की बुक भी ले चलो, आप एनसीईआरटी की बुक भी ले चलो, तो आपको दोनों की मिक्स नॉलेज मिलेगी, तो काफी थोड़ा तो मतलब वो करता है, मैच करता है थोड़ा कोर्स। अच्छा। तो आप हाँ, थोड़ा तो आईसी और एनसीईआरटी मैच करता है, तो आप जो जो कॉमन सब्जेक्ट है उन पे ज्यादा फोकस करो, ताकि आपका बाद में उतना प्रेशर ना बने कि मेरे को 20 सब्जेक्ट करने हैं 2 महीने में, मतलब 20 चैप्टर करने हैं। हाँ हाँ। तो और अगर स्कूल में किसी टीचर ने पकड़ लिया एनसीईआरटी बुक पढ़ते हुए तो? नहीं नहीं, अब तो स्कूल की टीचरों को खुद पता है कि बोर्ड पे आईसी के कुछ बोर्ड पे वो डिपेंड नहीं करता है, सीवीटी ज्यादा टफ है। मेरे खुद के स्कूल में 99% लाई है लड़की, उसकी सीवीटी में 600 नहीं हो रहे हैं, तो आप बोर्ड पे सिर्फ फोकस करोगे तो सीवीटी आपका नहीं निकलेगा। सीवीटी इज कॉम्पिटेटिव, उसमें आपके 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लक पे भी डिपेंड करता है, और फाइनल डे एग्जाम में भी आपको काफी अपने आप को फोकस रखना है। ये नहीं कि फाइनल डे आपने ब्लंडर कर दिया तो फिर आपको बहुत गेम बिगड़ जाएगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे प्रिपरेशंस तो चलो आपने बता दी थोड़ी कि हाँ ये कर लो, हम लोग इन डेप्थ में और भी फ्यूचर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट एक जो जी ये डी डे की प्रिपरेशन होती है ना, वो डी डे की प्रिपरेशन के बारे में जरा थोड़ा इन डेप्थ सिचुएशंस बताओ। मेरा तो मेन यही था कि टीडी से पहले जितना कम हो उतना पढ़ूं। मेन मॉक टेस्ट पे ही मैंने फोकस करा, मैं बुक उठाया ही नहीं था 2 दिन से पहले। आप 2 दिन पहले बुक उठाओ, आपको कुछ नई चीज पता चल रही है, आपको कॉन्फिडेंस जानूंगा कि मैं फिर से बुक पढ़ लेता हूँ, मेरे से कुछ मिस आउट हो गया है। तो आप ज्यादा मॉक दोगे तो आपको नए आंसर खुद पता चल जाएंगे, उससे आपको खुद रिवाइज हो जाता है कॉन्सेप्ट। लाइक आप 30-40 मार्क्स अगर आप दे दो तो आपको बुक के बाहर के भी क्वेश्चन पता लगने लगते हैं जो बुक में है भी नहीं। तो लास्ट तो मैं ये एडवाइस करूंगा, लास्ट एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप चाहो तो 1 हफ्ते पहले भी सिर्फ मॉक को फोकस करो, आप बुक छोड़ दो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ी बुक होती है। अगर आपने एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो एग्जाम डे के दिन आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होगा कि मैंने तो, मेरे को सब घूम रहा है सर में, मेरे सारी नॉलेज घूम रही है। तो हाँ, मेरा तो ये था 2 दिन पहले मॉक दो, और एग्जाम के डे बहुत काम रहो। सुबह से ये नहीं कि पैनिक करने लगे 1 घंटे पहले बुक उठा ली, एकदम काम रहो, आपने पढ़ा है तो आपसे हो जाएगा। और क्या लाइक रात को
पढ़े नहीं पढ़े, रात को कैसे, नींद भी ऑब्वियसली नहीं आती है, तो किसी का सुबह का बैच हो गया तो क्या करे, दोपहर का प्रिफर्ड बैच क्या रखे, और क्या क्या चीजें ले जाए। प्रेफर्ड बैच तो कुछ नहीं होता है, एनटीए कुछ भी दे देता है आपको, सिटी भी दूसरी दे सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा सुबह। मेरा सेंटर मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर था और सुबह 7 बजे का था, बिकॉज 5:30 निकलना पड़ा था घर से सुबह। तो ये सब के लिए तो आप तैयार रहो कि बहुत आपको हर्डल्स मिलेंगे रास्ते में, एनटीए बहुत कुछ आपकी परीक्षा ले सकता है, तो सबके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो कि पढ़ाई भी करनी है, साथ में ये सब भी मैनेज करना है आपको। हाँ, तो आपको सोना तो पड़ेगा ही, रात को आप 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, क्योंकि 3 घंटे का बैठ के लगातार पेपर होता है, आपको बहुत फोकस चाहिए। आपका फोकस टूटा, आपका एक क्वेश्चन में नॉट मिस हो गया, आप गया क्वेश्चन आपका। और सीयूटी में तो ये होता है, अगर आपको एक क्वेश्चन भी गलत हुआ, आपको सीधे -6 होता है। कैसे? बहुत हर्ड। हाँ, 5 अगर आपने क्वेश्चन वो गलत हुआ तो 5 तो गए, प्लस -1 तो 6 जाता है। वो 6 जाता है, वो हाँ, true, तो वो बहुत हर्ट करता है। अगर आपके 6 भी एक में गलत हो गए, तो वो नॉर्मलाइजेशन से 20 कट जाते हैं बाद में, अगर आपको पेपर इजी आया। true, 20 वो नंबर बहुत हुआ है। बार। हाँ, और हिस्ट्री वाज नॉट माय मेन सब्जेक्ट, हिस्ट्री में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, नॉर्मलाइजेशन में वो 50 हो गए। ओके। हाँ, तो वो बहुत है, तो मैं तो ये कहूँगा आप फोकस करो फुल आने पे, अगर आप फुल ले आए तो आप बच जाओगे। स्टार्टिंग से एम रखो कि मेरे को 200 और 200 लाना है, तो आप नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी हद तक बच जाओगे। स्टार्टिंग से मेरा एम था कि ये 3-4 सब्जेक्ट मेरे डन है, मेरे को इन्हीं पे फोकस करना है, मैं बाकी छू ही नहीं रहा था। बाकी फिर वो मन करता है कि मैंने सब्जेक्ट ले लिया, चलो पढ़ ही लेता हूँ। वो मत करो, आप अपने स्ट्रॉन्ग ज़ोन पे फोकस रखो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज़ोन की बात है, अगर आप सारे सब्जेक्ट में चले गए, आपके काउंट बेस्ट ऑफ 3 होने हैं, हाँ, आप बाकी में जितने ले आओ वो काउंट नहीं होने हैं। ऑब्वियसली। वही, आप अपने मेन स्ट्रॉन्ग ज़ोन पे फोकस करो, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ओके, तो विनम्र, एक कंपटीशन से रिलेटेड एक लास्ट सवाल पूछता हूँ मैं, ठीक है? जी, जी। माइंडसेट और रिसोर्सेज, मतलब कहाँ तक क्या क्या रखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अब आपने क्रैक कर लिया है, ठीक है? जी, आज जी, यहाँ से दूर दराज के इलाके में भी एक बच्चा बैठा होगा, अगर जी, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जी। एक अपना माइंडसेट और रिसोर्सेज क्या रखने चाहिए? जैसे मॉक टेस्ट हो गए, तो मॉक टेस्ट कहाँ के अच्छे हैं, कौन सी बुक्स अच्छी हैं? एनसीईआरटी बहुत बार अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल्स में भी दूसरे पब्लिशिंग ऑथर्स की पढ़ाते हैं, तो अगर कुछ और भी है तो मैनेज क्या करें, वो थोड़ा अगर बता पाओ तो। रिसोर्सेज तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है, आप कोई भी आप सेल्फ गाइड ले लो, आप कोई भी कोर्स ले लो, एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइन बाय लाइन आ जाते हैं। और ओके। एनसीईआरटी एक्सपेंसिव नहीं है, आप भले ही जितने रिमोट एरिया में रहते हो, 60, 70, 80 की बुक आती है एनसीईआरटी की ह्यूमैनिटीज़, आप बहुत आराम से परचेज कर सकते हो, अफोर्डेबल होती है। आप एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, अगर आप एनसीईआरटी 4-5 बार आपने पढ़ ली, तो आई कैन गारंटी आप 190 प्लस तो स्कोर कर ही लोगे एनसीईआरटी। और मॉक सीरीज आई वुड से टेक्स्ट बुक के बहुत अच्छे मॉक्स हैं, टेक्स्ट बुक वो यूपीएससी के मॉक्स भी देते हैं, आपको 99, 199 के सारे सब्जेक्ट के मॉक्स मिल जाते हैं, 30-40, अच्छा काफी अच्छा। अफोर्डेबल है उनका। हाँ, हाँ हाँ। और मैंने एडु कैप्टन के लिए थे, वो भी डेली बेस्ड है, उनके भी 299 के मिले थे सारे सब्जेक्ट्स के। तो आपको, तो जब आप रहोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे ऐसे। एक टेक्स्ट बुक तो मैं स्पेशली करूंगा हर हर स्ट्रीम के लिए, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, मतलब 99 आपको सारी स्ट्रीम सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो ये मॉक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब फायदेमंद होते हैं या फिर इट्स जस्ट फॉर प्रिपरेशन? बिकॉज बहुत एनटीए क्या दोनों। आपको प्रोवाइड कर दे, तो वो एक थोड़ा डाउट रहता है कि मॉक में आपने कुछ और प्रिपेयर किया, क्योंकि मॉक क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से बनते हैं, तो मॉक्स कैसे, किस हद तक काम करते हैं? टेक्स्ट बुक तो मेरे हाथ से काफी ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही मॉक बनाते हैं, और अच्छा। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन एनटीए भी बनाता है, तो उनके हाँ। सारे एनसीईआरटी बेस्ड मॉक होते हैं, तो वो भी लाइन बाय लाइन मैंने काफी क्वेश्चन नोट करे, मिनिमम 5 to 10 टेक्स्ट बुक से सीधे आ जाते हैं अच्छा। सीयूटी के पेपर में। जी, कुछ तो काफी जैसे कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं ह्यूमैनिटीज में कि 5-10 तो एनटीए भी इजी देगा, तो वो आपको पहले से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के मॉक तो मैंने सारे सॉल्व करे थे, मैंने 2-3 टेक्स्ट बुक वो मॉक सीरीज एंड में और ली थी, जब मेरे सारे मॉक कंप्लीट हो गए थे। तो मॉक सीरीज तो आप जितनी ले सकते हो आप उतनी करो, एनसीईआरटी मिनिमम आई वुड से 5 बार तो सारे सब्जेक्ट की पढ़नी, तब आपको अच्छा मतलब अच्छा। लाइन बाय लाइन सारा वो हो जाएगा दिमाग में। जी, तो विनम्र, अब आपके 800 नंबर आगे हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। स्टीफेंस में आप थैंक प्लान यू कर सो रहे हैं मच। एडमिशंस का, तो जी, स्टीफेंस जी, के बारे में अगर आपको काफी चीजें, तो मैं बैक एंड में भी बाद में बता सकता हूँ, मेरे एक दो दोस्त है जी। काफी अच्छे वहाँ पे। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? स्टीफेंस में आई विल परस्यूइंग इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस, और एनईपी आ गई है तो आई वुड बी एबल टू डू मेजर इन इकोनॉमिक्स इन 4th ईयर, तो मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मल्टीडिसिप्लिनरी वो डिग्री मिल जाएगी 4th ईयर में, तो आई विल बी गोइंग फॉर एमबीए इन द फ्यूचर, और इफ आई विल गेट अ गुड प्लेसमेंट आई विल वर्क फॉर 2 years और उसके बाद? एमबीए। ओके, तो ये तो एक तरीके से मतलब बेसिक प्लान सही लग रहा है कि यार कॉलेज किया, 2 साल जॉब किया, फिर एमबीए किया, उसके बाद भी फिर जॉब ही करोगे? नहीं, माय प्लान इज आईवी लीग, नॉट लोकल एमबीए इंडिया के ओके, लोकल कॉलेजेस, आई विल बी गोइंग फॉर आईवी लीग, इसलिए आई एम बिल्डिंग एक्स्ट्रा करिकुलर फ्रॉम द स्टार्ट। दैट्स नाइस कि इनिशियल डेज से ही अप्रोच रखना। या तो 12th से ही मैंने इसलिए स्टार्ट करा। ओके, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी? एक्सपेक्टेशन तो मतलब आई नो सम पीपल से इट्स ओवर हाइप, लेकिन या स्टीफन एसआरसीसी एलएसआर आर स्टीफेंस ऐसा द ओवर क्रीम। है? या स्ट्रिक्ट है थोड़ा, स्कूल जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन इट्स फॉर मी, आई लाइक पीस एंड डिसिप्लिन। हाँ, स्टीफेंस में वो सुबह सुबह आपको प्रेयर भी करवाएंगे, आपको अपने या तरीके से रखा जाएगा, एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स
कि एक या उल्टेपन में नहीं आते। तो विनम्र, दिस वाज आवर पॉडकास्ट विद विनम्र। एंड बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ में डिस्कस कर पाए, बट कुछ चीज़ों में मुझे लगा कि ओके, हम लोग शायद उसमें और इन डेप्थ में जा सकते थे। अगर आपको कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे ड्यू टुडे के पेज पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं कि आप लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। विनम्र के साथ विनम्र के साथ हम लोग और भी ज़्यादा पॉडकास्ट करने वाले हैं अबाउट द प्रिपरेशन जर्नी एंड अप्रोचेस। सो उसके लिए भी आप स्टेट उसके लिए भी आप हमारे पास उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर रुक सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड जस्ट वन मोर थिंग, वी आर द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इट्स duetoday.in। ठीक है, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमारी फैमिली से जुड़ सकते हैं, इट्स du.today ऑन इंस्टाग्राम। Thank you so much for watching this and also subscribe to this YouTube channel. Thank you so much.